ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। और आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं हिंदी ए, क्षितिज भाग 2 की 5वीं कविता। और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप कवि कहिए, वैसे तो लेखक भी हैं ये। और हम शुरू करते हैं। आप अगर इससे पहले की कविता देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है उसको जाकर देखिए। मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10वीं कक्षा के बच्चे जो इस बार 10वीं कक्षा के एग्जाम को अपेयर कर रहे हैं वो इसको समझें और देखें और गहराइयों को समझें। इसके अलावा आप काव्य प्रेमी हैं तो भी आपके लिए ये कविता है। आप अध्येता हैं तो भी है। आप अध्यापक हैं तो भी है। आप जिस रूप में इसको देखना चाहे उस रूप में देखिए। मैंने साधारण सी इसकी एक व्याख्या की है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कविता की। तो हर बार की तरह कविता को पढ़ने से पहले हम कवि को पढ़ना चाहेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वास्तव में निराला थे। और इस निराले व्यक्ति को कौन नहीं जानता। ये तो मैं कहूँ ये स्तंभकार है, ये स्तंभ है। स्तंभकार नहीं, स्तंभ है। स्तंभ मतलब पिलर है हिंदी साहित्य के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जन्म हुआ है वो महिषातल एक क्षेत्र है बंगाल में, 1889 में हुआ है। ठीक है ना। और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और जो यहाँ ये गए हुए हैं तो औपचारिक शिक्षा इन्होंने बंगाल में ही ली है। और उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे दर्शन शास्त्र और संगीत के ज्यादा करीब थे। इसके अलावा विवेकानंद के विचारधाराओं से प्रभावित थे। इनका जीवन जयशंकर प्रसाद जैसा ही संघर्षों से भरा भरा हुआ है। और इनके जीवन में संघर्ष खूब थे। पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। और बहुत ज्यादा ये टूट चुके थे। और अंतिम समय में इन्होंने अपनी जो जिंदगी के अंतिम साल हैं वो समाज सेवा में लगा दी। आपने पढ़ा भी होगा कि वो जो है दान पुण्य करने में ज्यादा लगे रहते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इन्होंने जो है भाषा को नवीन स्तर पर जो है प्रस्तुत किया है पाठकों के सामने। ज्यादा भाषा को कलिष्ठ ना बताते हुए ये जो है साधारण शब्दों में ही अपनी बात कहते हैं, लेकिन शब्दों में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। छायावाद कालखंड के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो भी रचनाएं हैं वो उपेक्षितों, शोषितों, वंचितों, प्रताड़ित जनों के प्रति ज्यादा रही है। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो एक, माफी चाहूंगा, एक ही साथ 2 कविता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में आपको पढ़ना है। एक कविता है उत्साह। उत्साह जानते ही हैं हम, किसी चीज को करने के प्रति जो हमारा मनोयोग होता है उसको हम उत्साह कहते हैं। ये वास्तव में एक आह्वान गीत है, आह्वान किया जा रहा है इसमें। और दूसरी जो कविता है वो अट नहीं रही। अट नहीं रही का मतलब अटना, अटना का मतलब होता है फिट हो जाना, है ना, जो फिट नहीं हो रही। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उत्साह कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें एक सामाजिक प्रेरणा देना चाहते हैं, है ना। लेकिन माध्यम है बादल। और बादल जैसे प्रतिमान जो है निराला जी के बहुत करीब रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं, बादलों से एक प्रकार से आह्वान कर रहे हैं, बादलों को आमंत्रित कर रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं। और कह रहे हैं बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ठीक है ना। घेर घेर घोर गगन, इस गगन को क्या करो तुम, घेर लो। बादल गरजो और इस गगन को, इस आकाश को घेर लो। धराधर अर्थात आसमान, ओ, इस आसमान को जो है तुम घेर लो, है ना। ठीक है। और फिर कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले। जो बालक है ना, पहले तो इनकी तुलना किससे कर दी गई है, बालक से कर दी गई है। इनके रूप की तुलना, बादलों के रूप की तुलना, जो बादल है आप देखेंगे क्लाउडी फॉर्म में होते हैं, वो सर्कल नुमा होते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि बादल के जो
जो कोई बालक है उसके बाल जो है वही बादल है, अर्थात मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। बादलों की तुलना शिशु से कर दी गई है ना। छोटा बच्चा जो होता है उसके बाल कर्ली होते हैं। तो ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले। बादल कैसे हैं? सुंदर सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। और जो बाल कल्पना होती है ना, तो बाल कल्पना कैसी होती है? वो व्यवहारिक नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से व्यवहार जो बादल है, उनके जो स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो वो आपको पल भर में बदलते हुए प्रतीत होंगे। कभी किसी आकार का, कभी किसी आकार का। जिस तरह से बच्चों का मन जो है तुरंत तुरंत बदल जाता है, वो एक जगह टिक कर नहीं सोचते या एक ही विषय पर टिक कर नहीं सोचते, तो बादल का स्वरूप जो है वो बदलता रहता है। फिर कहते हैं विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन बाले। और फिर कह रहे हैं कि जो कवि है, जो बादल के माध्यम से हमें बता रहे हैं, तो अब ये बादल ही हमें प्रेरणा देने वाला है। तो कह रहे हैं विद्युत छवि उर में, ठीक है ना। कवि जो है वो कह रहे हैं कि मेरे उर में, मेरे हृदय में क्या है? विद्युत छवि है। विद्युत आपको पता है ऊर्जा का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, गर्जना का प्रतीक है, चमक का प्रतीक है। तो कवि के मन में, हृदय में क्या है? अभी विद्युत है। उनकी जो छवि बताई गई है उत्साह से जोड़कर दी गई है कि जो कवि के मन में है वो कहते हैं, अभी जो कवि के मन में अभी विद्युत है, यानी कि उत्साह भरा हुआ है। और वो जो है अपनी कविताओं के माध्यम से जो है लोगों का भला करने वाले हैं, समाज का भला करने वाले हैं। अगर आप 8वीं कक्षा में इनकी जो एक कविता है ध्वनि कविता, तो उसमें भी देखेंगे तो उसका भाव और इस कविता का भाव काफी हद तक आपको मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। और कवि का जो जीवन है वो कैसा है? नव जीवन है, उदास नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है। बिल्कुल अभी अभी नव जीवन मिला है उनको, ठीक है। ब्रज छिपा नूतन कविता। ब्रज छिपा, ब्रज मतलब क्या है? कठोर, ठीक है ना। ब्रज कठोरता से अभिप्राय है, मतलब कि उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, ठीक है ना। नूतन कविता, ये कैसी कविता है? एक नई कविता है, नूतन कविता है। एक नई कविता क्या कर दो? भर दो, फिर भर दो, बादल गरजो। अर्थात जो समाज में लोग ऐसे हैं जो कि उदास हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं, है ना, उनके मन में तुम क्या कर दो? फिर से एक जोश उमंग जो है भर दो और फिर से उन्हें जगा दो, ठीक है। बादल गरजो। विकल विकल उन्मन उन्मन, मतलब लोगों की स्थिति कैसी हो गई है? विकल है। विकल का अभिप्राय व्याकुल। लोग कैसे हैं? सामाजिक परिवेश में देखेंगे आप आज भी तो लोग व्याकुलता से भरे हुए हैं। हर व्यक्ति व्याकुल है, हर व्यक्ति परेशान है। उन्मन थे उन्मन। उन्मन का मतलब है कि मन उचट जाना। कई बार चीजें ऐसी होती है ना, हमारा मन क्या होता है, किसी चीज से उचट जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता, अनायास ही मन जो है उदास रहने लगता है। तो व्यक्ति क्या हो गए हैं? हालांकि बताया गया है बादल के माध्यम से कि जब बादल बरसेंगे तो जो हमारे अंदर व्याकुलता है गर्मी को लेकर, ठीक है ना, या जो हमारा मन जो है अनमना सा हो गया है गर्मी के कारण, लेकिन वास्तव में यहाँ गर्मी किसका अभिप्राय है? गर्मी के माध्यम से लेखक जो है, कवि जो है, वो बताना चाह रहे हैं कि समाज में इतनी चुनौतियां, इतना संघर्ष, इतनी नकारात्मकता है, ठीक है ना, कि आदमी जो है वो त्रस्त हो गया है, वो व्यथित हो गया है। विश्व के निनाद के सकल जन। विश्व के निनाद, ठीक है ना। विश्व में निनाद का मतलब है यहाँ पर गर्मी से, ठीक है ना, कि विश्व में क्या हो गई है? गर्मी भर गई है। विश्व में लोग जो है परेशान हो गए हैं। विश्व के लोग जो है वो सकल मतलब सारे, पूरे, जो पूरे विश्व के लोग हैं वो क्या हो गए हैं? तप्त हो गए हैं, अर्थात दुखी हो गए हैं। और मन में उनकी जो है बिल्कुल ही ज्यादा एक प्रकार से कहिए कि रोष है ना, वो लड़ने को उतारू हैं, ठीक है ना। वो अपने को धैर्य में नहीं रख पाते या अपने अंदर धैर्य धारण नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ने लग गए हैं, ठीक है। फिर कहते हैं बादलों को, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। किस दिशा से तुम आए हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि ये घन जो है, ये बादल जो है कैसे हैं? अनंत है, इनका अंत होने वाला नहीं है। अर्थात जो अभी लोगों के अंदर समस्याएं हैं, लोगों के मनोदशा की बात की जा रही है, कि जो लोगों की मनोदशा नकारात्मक हो चुकी है, उस नकारात्मक मनोदशा को आपको बदलना है। और बदलने के लिए आपको अनंत काल के लिए रुकना पड़ेगा। अर्थात अनंत काल तक बारिश होगी, तब जाकर ये समस्या ठीक होगी। और तभी जो है तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात जो ये गर्मी है,
तप्त धरा, तपती हुई धरती जो है, इसको फिर से क्या कर दो, शीतल कर दो। देखिए यहाँ कवि जो है वातावरण के माध्यम से आपको प्रेरणा जरूर दे रहे हैं कि बादल की बात की जा रही है, गर्मी की बात की जा रही है, लेकिन इसके अर्थ में दो अर्थ और छुपे हुए हैं। दूसरा अर्थ जो है वो ये निकल रहा है कि लोगों के अंदर जो है समस्याएं हैं, लोगों के मन में जो है बहुत सारी उत्कंठाएं हैं, वो जो है कुंठित हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिसको अंग्रेजी में अगर हम कहें, और उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए ही कवि जो है कोशिश कर रहे हैं, है ना। और वो बादलों का यानी आलंबन कर रहे हैं, बादलों की सहायता ले रहे हैं कि बादलों के माध्यम से मैं बताऊं, जिस प्रकार से बादल जो है इस तपती हुई धरा को शीतल कर देते, ठीक इसी तरह से जो मेरी कविता है वो उन लोगों को प्रेरणा देगी, उन लोगों के मन में उत्साह भर देगी, उन लोगों को फिर से जीवंत कर देगी जो दुखी हो चुके हैं। तो यहाँ कवि का ये उद्देश्य है। फिर से मैं बता दूं, बादलों के माध्यम से कवि क्या कर रहे हैं, धरती के कल्याण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, शीतलता प्रदान करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो अर्थ है वो ये है कि अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने जा रहे हैं कि जो कवि है उसके जीवन में अभी क्या है, नवचेतना आई हुई है, और उनके हृदय में अभी क्या है, उत्साह है, वो अभी शिथिल नहीं पड़े, वो थके नहीं है लोगों को जगाने से। और अपनी कविता के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से या अपने काव्य के माध्यम से वो लोगों के अंदर जो है क्या कर देना चाहते हैं, एक उत्साह, उमंग, सजीवता, है ना, एक जीवंतता, ठीक है, और जो कहते हैं ना जिजीविषा भर देना चाहते हैं, ताकि लोग जो है सुखी हो, ठीक है ना, और उन्हें व्यथा से मुक्ति मिले। तो ये हमारी पहली कविता थी। अब हम आते हैं दूसरी कविता पे। अब दूसरी कविता जो है वो फागुन महीने की बात कर रहा है ना। अब दूसरी कविता में आप देखेंगे अट नहीं रही, अट नहीं रही का मतलब होता है, एक तो आप समझ सकते हैं अट मतलब होता है फिट हो जाना, ठीक है ना। तो कवि जो है वो ये हमें बताने जा रहे हैं कि जो फागुन का महीना है उसकी सुंदरता इतनी अच्छी है। आप देखेंगे फागुन जो है वो वसंत का जो फागुन का महीना है उसी महीने में वसंत ऋतुओं का जो है, वसंत ऋतु का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है, मतलब क्लैश कर जाते हैं। फागुन का महीना और वसंत ऋतु, ऋतु अलग है, महीना अलग है, मंथ और सीजन। तो जो फागुन का महीना होता है उसी के दौरान जो है वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं अट नहीं रही, मतलब मेरे देखने से, ठीक है ना, जो मुझे सुंदरता दिखाई दे रही है वो अट नहीं रही, मतलब फिट नहीं हो रही, मैं इतना नहीं देख पा रहा हूं कि मैं देखकर उसके बारे में उसकी जो है चर्चा कर लूं या उसको स्टोर कर लूं, ठीक है ना, वो फिट नहीं हो पा रहा है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, और फागुन की जो आभा है, आभा मतलब दृश्य, आभा मतलब बाहरी रूप, आभा मतलब एक प्रकार से आप कहिए जो उसका सौंदर्य है या फिर उसकी जो बाहरी आकृति है ना, वो क्या है, फागुन की तन सट नहीं रही, अर्थात जो मैं देखना चाह रहा हूं, वो जो मैं देख रहा हूं वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है, उसकी आभा जो है, फागुन की आभा इतनी ज्यादा फैली हुई है कि वो सट नहीं रही, मतलब मैं उसको अपने तक समा नहीं पा रहा, या मैं उसको पूरी तरह से अपने अंदर समेट नहीं पा रहा, ठीक है ना। फागुन की तन सट नहीं रही, फागुन की तन मतलब वसंत का जो फागुन का जो महीना है वो तन में क्या है, सट नहीं रही, अर्थात जो उसका प्रभाव है वो इतना अनंत है कि हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात जो मन है, उमंग है, वो उत्साहित हो चुका है, हर्षित हो चुका है, और हम जो है अब नई चेतना में आ चुके हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात कहीं सांस लेते हो, जब भी हम कहीं सांस लेते हैं, आप देखेंगे वसंत के महीने में आप अगर सुबह निकल जाए तो आपका जो मन है वो खिल उठता है, आप जो है फ्रेश एयर को लेकर, और वो मौसम मौसम का बदलता स्वरूप जो आप देखते हैं तो उससे आप क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो उठते हैं। तो आप जहां भी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि इस वसंत के महीने के द्वारा जो है हर घर में खूब प्रचुर मात्रा में हवा भर दी गई है। हम जहां भी सांस लेते हैं वहां पर ही हमें ताजगी का एहसास होता है। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात घर घर में आपने क्या कर दी है, ताजगी, हाँ, ताजगी, या एक प्रकार से ये कहिए कि फ्रेशनेस, है ना, जो आपने भर दिया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और ऐसी स्थिति हर व्यक्ति की हो जाती है कि उसका मन जो है वो उमंग से भर जाता है।
जब व्यक्ति का मन उमंग से भर जाता है तो वो हल्का महसूस करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जीवन में, जब आप कुछ करने को एक्साइटेड हो जाते हो तो आप चाहते हो कितनी जल्दी हो जाए, है ना, अर्थात आप बहुत जल्दी कुछ कर लेना चाहते हो। तो इसी तरह से वो कब होता है, जब आपके मन में उमंग छा जाता है। तो इस ऋतु के आने से इस महीने में क्या होता है कि हम हल्के से हो जाते हैं और हम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी इस काम को कर ले। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, हमें इतना हल्का बना देते हो, मनुष्य इतना तरोताजा हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब हमारे पंख लग गए हैं और मैं जो है अब आसानी से उड़ सकता हूं, अर्थात मनुष्य जो है बिल्कुल हल्का महसूस करता है। आप बसंत ऋतु में गौर कीजिएगा कि आप जो है तरोताजा महसूस करते हैं, सुबह की बात हो या शाम की बात हो, एक अलग सा ही परिवर्तन दिखता है, क्योंकि जो शरद ऋतु है वो बीत रही होती है और आपके मन में एक नई चेतना जो है वो जाग रही होती है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वनस्पतियां भी खिल उठती हैं, कलियां खिल उठती हैं, ठीक है ना, तोते हो, कोयल हो, मोर हो, इन सब की जो आवाज है आपको सुनने को मिल जाती है। इसके अलावा तितलियां जो है वो घूमती हुई नजर आएंगी, भौरे नजर आ जाएंगे, है ना, तितलियां उड़ती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो लेखक कभी वही कहना चाहते, पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। और मैं अगर चाहूं कि अब तुम्हारी सुंदरता मैंने काफी देख ली, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम पाऊं, अब अपनी बात को जो है कहीं और ले जाऊं, अपने मन को कहीं और दिशा में ले जाऊं, तो इतनी ही तुम्हारी सुंदरता है कि मैं आंख हटाता हूं तो आंखें भी जो है मेरी हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब बता रहे हैं कि पत्तों से क्या हो गया है, डालियां लद गई हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे जो सूख रहे थे, है ना, अब उनमें नए नए पल्लव आ गए हैं, कोपले खिल गए हैं, और वो चमकदार पत्ते जो हैं उससे डालियां जो है वो लद गई हैं, अर्थात फिर से पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल। अब बता रहे हैं कि जो कहीं हरियाली है और कहीं लालिमा है। अब जो कलियां खिल रही हैं वो लाल रंग में है, और पत्तों को भी आप देखोगे तो पत्ते जब नए कोपले होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, वो हरे रंग में नहीं होते, वो लालिमा लिए होते हैं, है ना। तो पत्ते का जो रंग है वो कहीं पर हरा है और कहीं पर लाल लाल है। कहीं पड़ी है, कहीं पर क्या है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब पेड़ों को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि पेड़ों के उड़ में, उड़ मतलब छाती, हृदय की छाती पर क्या है, पुष्प की माला है। पुष्पमाल से अभिप्राय पुष्प की माला, ठीक है ना। और वो पुष्प कैसे हैं, मंद गंध वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत खुशबू वाले हैं, है ना। आप चाहे देखिए गुलमोहर का पेड़ देखिएगा, ठीक है ना, या फिर आप पलाश के जंगल को देखिएगा, वो पूरी तरह से एकदम भर लेते हैं अपने को, ऐसा लगता है कि वो हरे रंग के पेड़ नहीं है, गुलाबी ही रंग के पेड़ है ना, क्योंकि फूल इतने ज्यादा ही हो जाते हैं। तो कभी उसी को जो है अपनी कल्पना में उतार कर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो पेड़ ने क्या किया है, पुष्प की माला पहन ली है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट से मतलब एक तो जगह जगह से है, और दूसरा जो है पाट पाट से अभिप्राय क्षेत्र विशेष से भी है ना, कि हर क्षेत्र में क्या है, अब शोभाश्री, अब सुंदरता है, जगह जगह पर अब हमें सुंदरता देखने को मिलती है। एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं या देखते हैं, वहां पर भी हमें सुंदरता दिख रही है। और शोभाश्री पट नहीं रही, पट नहीं रही का मतलब यहाँ पर यह है कि इतनी ही सुंदरता है कि वो समा नहीं पा रही है ना। पट नहीं रही का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाने का मतलब ये है कि वो वैसी ही है, ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में जो है सुंदरता है और दूसरे क्षेत्र में सुंदरता नहीं है। तो पट नहीं रही का अभिप्राय यही है कि अ, ऐसा नहीं कह सकते हम कि इग्नोर कर दे और वो हमें ना देखे या हम उसको ना देखे। वातावरण में ही वसंत है, तो आपको जो है हर जगह वही नजर आ रही है, आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपके जो नजरों में है उसकी जो छवि बन जाती है, आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये छोटी सी कविता थी, लेकिन इसका अर्थ विशेष था, विशाल था, और व्यक्ति को ही जो है हर जगह यहाँ पर एक तो वातावरण के माध्यम से और एक बादल के माध्यम से जो है कवि ने जो है नव चेतना देने की कोशिश की है। क्योंकि वसंत का जो महीना होता है, वसंत का जो मौसम होता है, वो क्या करता है, आपको नव चेतना प्रदान करता है, आप तरोताजा हो जाते हैं। और बादल के आने से भी क्या होती है, जब बादल आता है, गरजता है, बारिश होती है, तो सब कुछ धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, प्रदूषण जो है कम हो जाता है, धूल जो है नीचे बैठ जाती है, और सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक इसी तरह से कवि चाहते हैं कि आपके मन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जो भी उत्कंठाएं हैं, या फिर जो कष्ट है, जो मन में चिंताएं हैं, व्यथा है, वो सब जो है आप
दूर कीजिए और मेरी कविता जो है आप में एक जान डाल देगी, ठीक है ना। ये कवि शेष की कोशिश है। तो आप जो है इसको पढ़िए, समझिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, जब तक की चीजें समझ में ना आ जाए। देखिए यहाँ पर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जगह जगह पर अव्ययी भाव का प्रयोग किया गया है। जैसे एक शब्द है घर घर, तो प्रत्येक घर, पर, हर तरफ पर, है ना, या पर ही पर, ऐसा, ठीक है ना। मंद गंध, अब मंद गंध आप इसको अगर देखेंगे तो मंद है जो गंध, ठीक है ना। गंध की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास आ रहा है ना। इसके अलावा पाठ पाठ, यहाँ पर भी जो है आपका अव्ययी भाव अलंकार है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी कविता है, छोटी है लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम केवीएस के स्टूडेंट हैं, या फिर हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, या हम 10वीं कक्षा अपीयर कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और हर कविता की व्याख्या हर तरह से की जा सकती है। जो मेरी व्याख्या थी, जो मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ, वो यही है। और इसको एक बार और चाहे तो आप समझ सकते हैं। बाकी आपको कैसा क्या लग रहा है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम दूसरी कविता में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।